तो द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग के ओवरव्यू का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग यूनिट 9 के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें जो कि न्यूमेटिक सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में है। तो यहाँ पे एक फिगर भी दिख रहा है जो कि हवा को दबा के कोई प्लेन कैसे ऊपर उठता है, तो उसके बारे में दिखा रहा है। एक न्यूमेटिक सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो इस सेक्शन, जैसा कि हमने पहले बताया कि हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं, चूँकि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो ये यूनिट 9 का फिर से ओवरव्यू है, जिसमें बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि इधर एक एक्चुएटर लगाता है जो कि सिलेंडर की तरह होता है, जो कि कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। तो इस यूनिट में पहले बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं, भाग हैं न्यूमेटिक सिस्टम के, वायवीय प्रणाली के। तो एयर कंप्रेसर एक महत्वपूर्ण भाग है। एयर ड्रायर, हवा को दबाने वाला एयर कंप्रेसर। हवा को सुखाने वाला एयर ड्रायर। एयर फिल्टर, एयर रेगुलेटर, एयर वाल्व, एयर सिलेंडर, एयर एक्चुएटर, एयर लुब्रिकेटर। तो ये कुछ प्रमुख घटक हैं वायवीय प्रणाली के। तो जैसे कि मैकेनिकल कन्वेयर होता है जो कि किसी पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे ही देख रहे हैं यहाँ पे ये न्यूमेटिक कन्वेयर है। विभिन्न केमिकल को हवा को के जरिए, कंप्रेस्ड एयर के जरिए काम करता है। एक तरीके से न्यूमेटिक कन्वेयर कह सकते हैं, विच इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो उसके मेन कंपोनेंट या बेसिक कंपोनेंट क्या क्या है? एक तो इसमें एयर टैंक होता है। सारे न्यूमेटिक्स जितने भी वायवीय प्रणाली हैं उसमें एक एयर टैंक होगा। तो वो क्या करेगा कि अपने साथ अपने अंदर हवा को संग्रहित करके रखता है। एक एयर कंप्रेसर होता है जो कि हवा को दबाने के लिए प्रयुक्त होता है और संपीड़ित करने के लिए प्रयुक्त होता है। एक इलेक्ट्रिकल मोटर या प्राइम मूवर जिसे कह सकते हैं वो होता है, जो क्या करता है, जो कंप्रेसर है उसे चलाता है, मोटर। वाल्व लगे होते हैं कई सारे वायवीय प्रणाली में, जिनका काम ये होता है कि हवा किस डायरेक्शन में बहेगी या उसका कितना प्रेशर रहेगा, कितनी मात्रा में बहेगी। तो वो सब मात्राएं और दिशा या दाब जो है वाल्व के द्वारा कंट्रोल होता है। एक एयर एक्चुएटर होता है जो जैसा कि पहले बताया, जो कि कन्वर्ट करता है हवा की ऊर्जा को दबा के मैकेनिकल ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में। तो वो एयर एक्चुएटर के अंदर ये काम होता है। पाइपिंग क्या होती है? जो कंप्रेस्ड एयर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, संपीड़ित हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, तो वो कहलाती हैं पाइपिंग या फिटिंग्स। तो ये एक लाइन डायग्राम के रूप में देखें तो यहाँ पे एक फिल्टर लगा हुआ है जो हवा को वातावरण से लेता है और कंप्रेसर की तरफ भेजता है। तो कंप्रेसर क्या करता है? उसका दबाव बढ़ा देता है, उसको दाब जो है बढ़ा देता है। ये ऑपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ मोटर, और मोटर चलाता है कंप्रेसर को, और कंप्रेसर क्या करता है, ये उसका प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, जो कि डिजायरेबल नहीं है, तो उसे कूल कर लेते हैं। यहाँ पे एक कूलर लगा है, यहाँ पे कूलर को दर्शा रहा है। तो कूलर क्या करता है? तापमान को गिरा देता है। उसके बाद वो हाई प्रेशर की एयर जो कि अधिक तापमान पर नहीं है, फिर वो सेपरेटर से पास होती है। जहाँ पे कोई भी चीज़ जो अनडिजायरेबल है वो सेपरेट कर ली जाती है, डर्ट, डस्ट वगैरह वगैरह। फिर उसे जो है रिसीवर में कलेक्ट कर लेते हैं। ये रिसीवर है, और ये रिसीव कितना अमाउंट आ गया है सब जो है प्रेशर की सतह से एक प्रेशर रेगुलेटिंग स्विच लगी होती है, जो दाब को के आधार पर पता कर लेते हैं कि डाल्टन के नियम से कितनी मात्रा इसके अंदर उपलब्ध है। फिर वो मोटर को सिग्नल देती है, फिर उसके आधार पे ही कंप्रेसर वर्क करता है। इतना होने के बाद जो हवा आगे बढ़ती है सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट में, मान लो कोई नमी की अशुद्धि रह गई है या फिर कोई और अशुद्धि रह गई है, तो वहाँ पे उसका फिर से ट्रीटमेंट होता है, और वो सेकेंडरी ट्रीटेड एयर जो है फिर कंट्रोल वॉल्व में जाती है, जहाँ पे उसे पता चलता है
कि लोड को ऊपर उठाना है या लोड को नीचे गिराना है, भार को जो उठाना है या गिराना है। तो अगर ऊपर उठाना है तो कंट्रोल वाल्व जो है कंप्रेस्ड एयर को इस भाग में भेजती है। अगर इसका उल्टा करना है तो कंप्रेस्ड एयर को नीचे वाले भाग में भेजेगी। अगर नीचे वाले भाग में भेजेगी तो फिर वो पिस्टन पे एक बल लगाएगा और लोड को ऊपर उठाएगा। अगर कंट्रोल वाल्व को पता चलता है कि ये लोड को नीचे गिराना है तो कंप्रेस्ड एयर को कंट्रोल वाल्व की सहायता से इस ऊपर वाले भाग में भरते हैं और वो हवा को पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता है और लोड नीचे की तरफ आता है। तो ये एक साधारण उदाहरण है वायवीय प्रणाली का। तो लाइन डायग्राम के कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कि जो उसकी वर्किंग कोएफिशिएंट बनाते हैं, जैसे कि एक्चुएटर लगा था। एक्चुएटर क्या होता है, कंट्रोल करता है ट्रिगरिंग ऑफ कंट्रोल वाल्व एंड यूज्ड फॉर लोडिंग एंड लोडिंग पर्पज। तो जैसे कि हम लोग पिछली स्लाइड में देख चुके थे कि ये एक्चुएटर है, तो ये क्या करेगा, वाल्व के सहायता से ऑपरेट होगा या कंट्रोल वाल्व के ऑपरेशन के साथ। तो ये लोड को उठा भी सकता है, गिरा सकता है। तो लोडिंग अनलोडिंग के पर्पज़ के लिए ये एक्चुएटर यूज हो रहा है। और न्यूमेटिक सिलेंडर इट कन्वर्ट द कंप्रेस्ड एयर इनटू द मैकेनिकल फोर्स। तो जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंडर लगा हुआ है, न्यूमेटिक सिलेंडर है, बेलन लगा हुआ है। तो ये बेलन का काम ये है, तो हवा जब इस छोटे से एरिया में आए, कंप्रेस्ड हो, तो फैलने की कोशिश करेगी। तो फिर वो जो है एक डिस्प्लेसमेंट देगा, जो एक मैकेनिकल आउटपुट होगा। तो वो काम ये सिलेंडर परफॉर्म करता है। न्यूमेटिक फिटिंग इसलिए यूज की जाती हैं ताकि बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट को एक साथ, दो पाइपों को जोड़ना है या कंप्रेसर को किसी और पाइप से जोड़ना है, एयर इनटेक से जोड़ना है, फिल्टर जोड़ना है, तो वहाँ पे वायवीय फिटिंग्स जो है यूज की जाती हैं। पंप एक लगा होता है जो कि सक करता है एयर को, ये गैस को वातावरण से, और फिर उसे जो है कंप्रेस भी करता है। तो पंप का काम हो गया, और हाई प्रेशर के साथ जो है इसे आगे सप्लाई करता है। न्यूमेटिक सील या पैकेजिंग जो होती हैं वो भी लगी होती हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार से न्यूमेटिक सील अपना काम करती है। न्यूमेटिक ट्यूबिंग जो होती है, ये जो सीलिंग जो होती है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट या फिटिंग के लिए काम करती है, लेकिन न्यूमेटिक ट्यूबिंग अगर लगाई है तो ये पूरे सिस्टम में वही काम करती है जो न्यूमेटिक सील एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए काम करती है। तो न्यूमेटिक ट्यूबिंग का ये काम है कि वो प्रिवेंट करती है लीकेज फॉर होल सिस्टम। न्यूमेटिक वाल्व, तो वायवीय वाल्व का काम ये होता है, या किसी वाल्व का काम यही है कि प्रवाह की दर को, चाहे हवा है तो हवा की दर को, जो भी उसके अंदर सिस्टम के अंदर चीज़ फ्लो हो रही है, उसका प्रवाह दिशा वगैरह या प्रेशर की मात्रा रेगुलेट करें। इसके अलावा कुछ और भी न्यूमेटिक कंपोनेंट हैं, जैसे कि न्यूमेटिक कंप्रेसर। तो जैसे नाम से क्लियर है कि ये हवा या गैस को कंप्रेस करने के लिए या दाब बढ़ाने के लिए यूज हो रहा है। ड्रायर, यहाँ जो उपस्थित उसमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर कम करने के लिए या फिर नमी की मात्रा घटाने के लिए, तो ड्रायर यूज हो रहा है। प्रेशर सेंसर, कितना कंप्रेसर ने से कंप्रेस कर दिया है, तो जो डिजायर्ड लेवल ऑफ 10 हो गया है प्रेशर का या नहीं, तो वो नापने के लिए बहुत से प्रेशर लगे होते हैं। न्यूमेटिक रिजर्वायर जैसे कि रिसीवर की तरीके से ही होता है। तो ये क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारी हवा की मात्रा को कलेक्ट रखता है। सोलेनॉइड वाल्व, अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड एक्शन इट ओपन एंड क्लोज द वाल्व। न्यूमेटिक सिस्टम तो संपूर्ण उसको बता रहा है। तो उसमें जैसे कोई कंपोनेंट बताते हैं न्यूमेटिक का, तो एक कंप्रेसर जो है न्यूमेटिक सिस्टम का ही, प्रणाली का ही एक भाग है, घटक है, कंपोनेंट है। तो उसमें क्या होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो फिगर में देख सकते हैं कि इस प्रकार से कंप्रेसर होता है, और इंटरनल व्यू में देखें तो इस प्रकार से GIF एक डाउनलोड करके उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इस टाइप से एक वो ऑपरेशन करता है। तो ये कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर इनटू काइनेटिक एनर्जी, या फिर सही शब्दों में कहें तो हवा का जो प्रेशर है या डेंसिटी है, घनत्व है, दाब और घनत्व को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जब दाब और घनत्व बढ़ेगा तो फिर वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं कोई यूजफुल वर्क परफॉर्म करने में। इस प्रकार से कंप्रेसर का ये भी फिगर है, और यहाँ पे टरबाइन की सतह से जो
रोटेट होता है कंप्रेसर, तो बीच में शाफ्ट लाके, तो उसका एक GIF है। तो क्लासिफिकेशन इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कंप्रेसर का, तो इसमें हम लोग कई प्रकार से इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मोशन के आधार पर देखें तो किस प्रकार का मोशन कर रहा है, पश्चाग्र मोशन कर रहा है यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, तो कहलाएगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अगर वो रोटरी घूमने वाला मोशन कर रहा है तो कहलाएगा रोटरी कंप्रेसर। नंबर ऑफ स्टेज, कितने स्टेज में काम कंप्रेस हो रहा है, अगर एक ही स्टेज में हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल जा रहा है, कम हाई प्रेशर मिल जा रहा है, तो सिंगल स्टेज कंप्रेसर है। अगर बार बार कंप्रेस करना पड़ रहा है क्योंकि प्रेशर बहुत हाई चाहिए, तो मल्टी स्टेज कंप्रेसर वहाँ पे यूज होता है। तो और भी क्लासिफिकेशन है कंप्रेसर का, जैसे कि एक्टिंग के आधार पे कई क्या करते हैं, पिस्टन के सिलेंडर के दोनों एंड पे ओपन कर देते हैं। जब इधर से कंप्रेशन हो तो उधर सक्शन हो, इधर सक्शन हो तो उधर कंप्रेशन हो। तो उसके आधार पे भी दो प्रकार से कंप्रेसर हो सकता है, एकल क्रिया कंप्रेसर, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, या डबल क्रिया, द्विक्रिया, या दोनों तरफ से जो एक्ट करता है उस टाइप का कंप्रेसर, डबल एक्टिंग कंप्रेसर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, हाँ किस लेवल का प्रेशर उसे चाहिए आउटपुट पे कंप्रेशन के बाद, तो उसके आधार पे ही बहुत जो होते हैं, बहुत निम्न प्रेशर पे काम करने वाले, दाब पे काम करने वाले कंप्रेसर होते हैं। तो लो प्रेशर कंप्रेसर, कुछ बहुत हाई प्रेशर पे काम करते हैं कि हाँ बहुत डिजायर्ड आउटपुट हाई चाहिए प्रेशर का, तो हाई प्रेशर कंप्रेसर हैं। कुछ इन दोनों के बीच में जो रेंज लाई करती है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, तो वो तो मीडियम प्रेशर कंप्रेसर होते हैं। तो ये टरबाइन के अंदर ब्लेड जो लगे होते हैं घटते क्रम में होते हैं उसको कंप्रेसर के अंदर, तो ये क्या करता है, ये कंप्रेस करते जाते हैं रोटर की सतह से, और जो ब्लेड लगे हुए हैं घूमते रहते हैं, इनके घूमने से ही कंप्रेशन एक्शन परफॉर्म होता है, जो कि आगे वर्किंग अगली लेक्चर में देखेंगे। तो उसमें तो ये और भी क्लासिफिकेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेशन कैपेसिटी, कि हम लोग जो मात्रा है, क्वांटिटी है, कितनी कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत कम थोड़ी सी एयर चाहिए कंप्रेशन के लिए, तो लो कंप्रेशन कैपेसिटी कंप्रेसर। बहुत ज़्यादा चाहिए कंप्रेशन के बाद एयर की क्वांटिटी, तो हाई कंप्रेशन कैपेसिटी कंप्रेसर। मीडियम रेंज चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा कम एयर चाहिए ना बहुत ज़्यादा हाई, तो वो हो जाएगी मीडियम रेंज कंप्रेशन कैपेसिटी। इस आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं कंप्रेसर को कि उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, या चलने का तरीका किस पद्धति पर आधारित है। तो अगर विद्युत से चला रहे हैं तो विद्युत ड्रिवन या इलेक्ट्रिक ड्रिवन कंप्रेसर, स्टीम टरबाइन या स्टीम इंजन से चला रहे हैं तो स्टीम टरबाइन ड्रिवन कंप्रेसर या स्टीम इंजन ड्रिवन कंप्रेसर। आंतरिक ऊर्जा का स्रोत से चला रहे हैं, दहन के द्वारा चला रहे हैं, आंतरिक दहन इंजन के द्वारा एक इंजन होता है जिसमें आंतरिक दहन होता है, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके आधार पर अगर इंजन चला रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली जो है इंटरनल कंबशन इंजन ड्रिवन कंप्रेसर कहलाते हैं। जैसे कि अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पे अंदर ही जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई प्लग या डीजे लगा के करते तो यहाँ पर एक इस पर्टिकुलर जगह पर कंप्रेशन होता, तो इस पर जो इंजन होता तो इंटरनल कंबशन आधारित होता। तो ये आजकल एक आया है आजकल में कि डाउनलोड करना है आयुष कवच कोविड-19 ऐप। तो आयुष कवच ऐप एक ऐसा ऐप है जो हाँ थोड़ा सा बताएगा, जैसे कि आरोग्य सेतु ऐप है, उससे कुछ मिलता जुलता है। वो आंकड़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है कि आप ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए वगैरह वगैरह। और इसमें है ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने या योगा आधारित पद्धति के आधार पर इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस किया गया है और आयुर्वेद पे आधारित है। तो इस सभी को डाउनलोड करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके यूनिट 9 का बचे पार्ट का फिर से रिवीजन करेंगे।